तो वेलकम है आपका टेंस के दूसरी क्लास में। आपको हम इससे पहले वाले क्लास में बता दिए थे कि टेंस का कितना प्रकार होता है। 3 प्रकार है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। उसका फिर 4 प्रकार है। टोटल 12 तरह का टेंस पढ़ेंगे हम लोग। अब इन 12 तरह के टेंस में किस किस तरह का सेंटेंस पढ़ेंगे, मतलब कुछ कुछ बेसिक बात है वो आपको बता देते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप सेंटेंस देख लीजिए। ऐसे हम सेंटेंस बनाए हुए मतलब पढ़ाए हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप एक बार उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको सेंटेंस में क्या क्या जो मेन बात है सिर्फ वही बता रहा है। ठीक है, सेंटेंस का भाग क्या क्या होता है। मेन जो भाग है सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये दोनों भाग होता है मेन। सब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, कर्ता, जो क्रिया का संपादन करता है, यानी कि जो काम को पूरा करता है, जो काम कर रहा होता है उसको हम लोग कर्ता कहते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया कर्म, जिस पर कर्ता द्वारा किए गए कार्य का फल पड़ता है, यानी कि जिस पर कर्ता जो काम कर रहा है उस काम का असर जिस पर पड़ेगा वो होगा कर्म। ठीक है, जैसे अब राम आम खाता है, तो खाने का काम कौन कर रहा है, राम, तो राम हो गया सब्जेक्ट। क्या खाता है वो, आम खाता है, तो आम हो गया कर्म, क्योंकि खाने से असर किस पे पड़ रहा है, आम पर पड़ रहा है, तो आम जो है अपना कर्म हो जाएगा। मैं किताब पढ़ता हूँ, ठीक है, तो मैं तो सब्जेक्ट हो गया। अब मेरे पढ़ने से यानी कि मेरे काम करने से असर किस पे पड़ेगा, बुक पे, तो बुक हो गया अपना कर्म। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली चाहे जैसे भी असर पड़े बुक पे ही पड़ रहा है, तो बुक आपका जो है कर्म होता है। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर बुक पढ़ेंगे तो असर मेरे पे होता है, हम सो जाते हैं। ठीक है, तो वो लॉजिक अपनी जगह पर सही है, बट उसको यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है। ठीक है ना, यहाँ पर यह है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं वो आपका कर्म है, वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो उसी तरीके से श्याम जो है टाइगर का, शेर का शिकार करता है। ठीक है, तो श्याम तो करता है, किसका शिकार कर रहा है, शेर का, तो शेर जो है ऑब्जेक्ट है, कर्म है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट 2 तरह का होता है, एक डायरेक्ट होगा और एक इनडायरेक्ट होगा। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे सीता ने मुझे एक पुस्तक दी। ठीक है, लिखता है सीता ने मुझे एक पुस्तक भेंट की। ठीक है, ये भाव है। तो सीता ने मुझे एक पुस्तक भेंट की। भेंट की का मतलब गिफ्ट में दी। तो अब यहाँ पे सीता तो सब्जेक्ट है, समझ में आ रहा है कि गिफ्ट देने का काम कौन कर रही है, सीता, सब्जेक्ट। ओके, अब सीता क्या दे रही है, तो सीता पुस्तक दे रही है, ऑब्जेक्ट है। ठीक, किसको दे रही है, मुझे, तो हम भी ऑब्जेक्ट है, तो 2 ऑब्जेक्ट हो गया ना। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट में एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि दोनों में से इंपॉर्टेंस किसका ज्यादा है, किसके बिना इस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं है। तो देखिए, जैसे अगर यहाँ से मुझे हटा देता है तो सीता ने एक पुस्तक भेंट की, किसको भेंट की पता नहीं चल रहा है ना, तो ये सेंटेंस जो अर्थहीन हो जाता है। मतलब मुझे रखने से सेंटेंस पर जोर पड़ता है, उसका मीनिंग रहता है, कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है कि सीता ने मुझे एक पुस्तक दी। हम पहले इंपॉर्टेंट है तब जाकर के पुस्तक आया, अगर हम ही ना रहे तो पुस्तक देगी किसको, समझ रहे हैं बात को। इसीलिए हम जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और पुस्तक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये हो गया अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक, और ये हो गया इनडायरेक्ट। खैर ये तो हम ऐसे सामान्य बोलचाल का भाषा के लिए आपको हम समझा दें कि किसके बिना काम नहीं चलेगा, वो अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर बुक के हिसाब से देखेंगे, ठीक है, तो बुक के हिसाब से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्या होगा, सीता ने मुझे एक पुस्तक भेंट की ना, तो नॉर्मली वही जो पहले आ जाता है वो हो जाता है अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो बाद में आता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और एक बात बता दें, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ज्यादातर जो है नॉन लिविंग चीज सब होगा। ठीक है, नॉन लिविंग चीज मतलब निर्जीव, जिसमें जान नहीं रहता, वही सब चीज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आता है नॉर्मली।
और जितना भी लिविंग चीज है वो सब जो है डायरेक्ट में होता है। जैसे हम तुम और सारे लोग जितने भी फ्रेंड्स हैं अपने, वो सारे जो है डायरेक्ट आपसे लगाते हैं। तो खैर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में उतना अपने को दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ ये समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट उस चीज को कहेंगे या फिर उस व्यक्ति को कहेंगे जिस पर काम का फल पड़ेगा। और सब्जेक्ट किसको कहते हैं? सब्जेक्ट हुआ है जो काम को करता है, ठीक। और जो काम हो रहा है वो वर्ब है ना, क्रिया। ओके, तो ये तीन चीजें हैं सेंटेंस के बारे में आप समझ लीजिए, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, ठीक। अब वर्ब, इससे पहले हम वर्ब भी पढ़ाए हुए हैं, ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। तो वर्ब का क्या है, इनसे 5 फॉर्म चलता है, V1, V2, V3, V4 और V5, ठीक है। 5 फॉर्म चलता है, 5 रूप चलता है, मतलब एक वर्ब लेंगे उसका 5 रूप बनेगा, ठीक। जैसे एक हम आपको बताते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे गो मतलब जाना, तो गो का ये V1 पहला रूप है, V2 इसका वेंट हो जाता है, V3 इसका गॉन हो जाता है, V4 गोइंग हो जाता है और V5 गोज हो जाता है, ठीक है। इसमें कोई ऐसा नियम नहीं है कि आप ऐसे ही जोड़ देंगे या फिर वेंट जोड़ देंगे, कुछ नहीं है वैसा, आपको याद करना पड़ेगा। 5 रूप है उसका, 5 रूप आपको याद करना ही पड़ेगा। कुछ जगह पर कुछ नियम मिल जाता है, वो हम धीरे धीरे बताएंगे आपको। फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि आपको 5 फॉर्म याद कर लेना चाहिए, जो कॉमन वर्ब्स है, जैसे गो हो गया, उसी तरीके से सिंग है गाना गाना, तो गाना गाना V1 में तो सिंग चलेगा, V2 में sang, V3 में संग, V4 में सिंगिंग, V5 में सिंग्स, ठीक है। उस तरीके से क्राई है, तो क्राई का V1 तो क्राई है, V2 क्राइड, V3 क्राइड, V4 क्राइड और V5 क्राइस। एक चीज आप यहाँ पे तो पकड़ ही पा रहे होंगे कि V5 में ES जोड़ देते हैं, ES या फिर S ऐसा जोड़ते हैं, ठीक है। और V4 बनाने के लिए ING जोड़ देते हैं, जो मेन वर्ब है उसमें ING जोड़ लेना। देखिए, जो गो से गोइंग बना, सिंग से सिंगिंग बना, क्राई से क्राइंग बना, ठीक है। अब आपको V5 में खाली ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि किसमें S लगाएंगे, किसमें ES लगाएंगे। ध्यान से देखिए, अगर वर्ब के लास्ट में O है ना, तो नॉर्मली वहां पर हम लोग ES जोड़ते हैं, ठीक है। और अगर O नहीं है, O है तो ES जोड़ेंगे, O नहीं है तो हम लोग सिर्फ S जोड़ देंगे, बस, तो V5 बन जाएगा, ठीक। ये भी कहीं कहीं पे एक्सेप्शन मिल जाता है, तो एक्सेप्शन जहां मिलेगा वो हम आपको बता दिया करेंगे। बाकी बहुत ज्यादा, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में 90% केस में जो है इससे काम चल जाता है, V5 बन जाता है इससे, ठीक। किसके लिए बताएं? V5 के लिए। जैसे अब मान लेते हैं रन है, RUN, रन का V5 बनाना है, तो रन के लास्ट में O है क्या? नहीं है, O होता तो ES लगाते, अब O नहीं है तो क्या लगाएंगे? S, क्या बन जाएगा? RUNS, रन्स, ठीक है। रन्स जो है V5 है उसका, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ है जो कि आपको इससे जो है काम हो जाएगा। बट आप देखिए, कोशिश कीजिए कि आप पहले याद कीजिए, याद करने के बाद फिर ये सब नियम आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा, ठीक। तो ये क्रिया के बारे में बता दिए, सब्जेक्ट बता दिए, ऑब्जेक्ट बता दिए। अब आगे, अब आपको ये समझना है कि सेंटेंस कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो हम पहले बार बार कह रहे हैं कि प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं सेंटेंस पर भी, आप उसको जा करके एक बार देख लीजिए, आपको डीपली समझ में आ जाएगा। फिलहाल जो इम्पोर्टेंट बात है वो बताते हैं। तो सेंटेंस, कितने प्रकार का सेंटेंस हम लोग टेंस में पढ़ने वाले हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। अफर्मेटिव नेगेटिव इन दोनों को मिला करके असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं, मतलब इसमें बात को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, इसमें नेग्लेक्ट करते हैं, है ना। नकारात्मकता का बोध होता है, जैसे मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं काम करूंगा, मैं नहीं पढ़ता हूँ, मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, ये सारा ज़्यादा नेगेटिव में आ जाएगा। अफर्मेटिव में मैं आम खाता हूँ, वहाँ गाना गाता है, वे लोग काम करते हैं, ये सारा ज़्यादा अफर्मेटिव में आ जाएगा। इसके बाद वाला है इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो ये कैसा सेंटेंस है? यह है क्वेश्चन वाला, ठीक। क्वेश्चन जब सवाल करते हैं, क्या तुम गाना गाते हो, क्या आप टीचर हैं, क्या वे लोग घर जाते हैं, क्या वो आ गई है, क्या वो गाना गाती है,
क्या वो सुंदर है? तो इस तरह का सेंटेंस जो है अपना इंटरोगेटिव सेंटेंस में आएगा, ठीक। लेकिन ध्यान में रखिएगा कि इसमें जो क्वेश्चन वर्ड होता है, क्वेश्चन वर्ड मतलब क्या, वो शुरू में रहता है। क्वेश्चन वर्ड कहाँ पे रहता है? बिगिनिंग, बिगिनिंग क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड रहा तो इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं जोड़ देंगे हम, तो बन जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक। क्या तुम गाना नहीं गाते हो? क्या तुम अच्छा नहीं पढ़ते हो? क्या तुम नहीं लिखते हो? क्या वे लोग घर नहीं जाते हैं? क्या वे लोग मार्केट नहीं जाते हैं? क्या वो गाना नहीं गाती? क्या राम आम नहीं खाता है? क्या सीता गीता की फ्रेंड नहीं है, मतलब दोस्त नहीं है? तो ये सारा जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आएगा। मतलब क्वेश्चन वर्ड तो शुरू में है ही, साथ ही साथ क्या है? नॉट है। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसके बाद जो सेंटेंस जो है उसको हम लोग बोलते हैं टर्म, TERM। टर्म सेंटेंस का मतलब क्या है? ये भी क्वेश्चन वर्ड ही है, ठीक है, इंट्रोगेटिव ही है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड रहता है वो बीच में रहता है। कीवर्ड इन मिडिल। मिडिल का मतलब पूरा बीच में नहीं, कहीं भी हो सकता है। जैसे वो घट क्यों जाता है, वे लोग क्यों काम करते हैं, मैं क्यों पढ़ाता हूँ, उसे मैथ इतना अच्छा क्यों लगता है। तो ये सारा चीज है, कीवर्ड जब बीच में रहता है तो उसको टर्म कहते हैं। इसके साथ में नो जोड़ देंगे तो वो अपना टर्म नेगेटिव हो जाएगा। जैसे वे लोग घर क्यों नहीं जाते, तुम गाने क्यों नहीं गाते हो, आप पढ़ते क्यों नहीं है। तो इस तरह का सेंटेंस में टर्म नेगेटिव हो जाएगा। तो ये 6 प्रकार का सेंटेंस हम लोग फ्रेंड से पढ़ने वाले हैं। अफर्मेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, टर्म नेगेटिव। याद रखिए, एक बार फिर से बताते हैं। अफर्मेटिव सिंपल है, काम को एक्सेप्ट करते हैं, इसमें मना करते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछते हैं, बट शुरू में ही क्वेश्चन वर्ड रहेगा, क्या, क्या से ये शुरू होता है, ठीक है। इसके साथ में नहीं जोड़ देंगे हम लोग, क्या नहीं, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन गया। बीच में कहीं पे क्वेश्चन वर्ड आ गया तो टर्म हो गया, और इसके साथ में नॉट जोड़ देंगे, मतलब नहीं जोड़ देंगे तो टर्म नेगेटिव। जैसे आपका नाम क्या है, तो इसमें जो क्या वर्ड है वो बीच में है कहीं पर जाकर के, आपका वो क्या है ना, तो वो टर्म सेंटेंस में